अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी 4 के ऊपर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। मसनूई ज़हानत के बारे में कहा जा रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे फील्ड्स में इंसानों को रिप्लेस करके रख देगी। पिछले कुछ सालों में जब कोरोना आया, तब सारी दुनिया ऑनलाइन वर्किंग मोड से रोशनास हुई। इसमें एकेडमिया भी ऑनलाइन चली गई, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन हुए। ख़ुद हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए। लेकिन अब ये जो चैट जीपीटी 4 रिलीज़ हुआ है, इसकी पावर इस कदर ज़्यादा है कि इसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम अब कंडक्ट नहीं हो सकेंगे। पिछले दिनों मैंने जो पिछले सेमेस्टर में अपने ही सब्जेक्ट का एक फ़ाइनल एग्ज़ाम बनाया था, उसको मैंने चैट जीपीटी 4 की मदद से हल करने की कोशिश की। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कदर टू दी पॉइंट आंसर इसने दिए और कितनी खूबसूरती से इसने मेरा पेपर ऐसे हल किया जैसे कि इसने बाकायदा तौर पे क्लासेस अटेंड की हों। तो अब यहाँ पे ये कल मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, मैं ट्राई कर रहा था और इसको मैंने साथ साथ रिकॉर्ड किया कि ये मेरा जो क्वेश्चन है वो कैसे हल करता है। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन था कि डिस्कस हाउ ट्विस्ट इन दी यान एंड यान फ्लोटिंग लेंथ इन दी फैब्रिक इन्फ्लुएंस एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक। कि जो ट्विस्ट है धागे का या फिर जो वीव है कपड़े की, उसमें जो फ्लोटिंग लेंथ है उसका या फैब्रिक की एवरेज रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो ये देखें, ये कितने बेहतरीन तरीके से इसने इसका आंसर दिया कि सबसे पहले ये बताया कि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। उसके बाद ये ट्विस्ट को डिस्कस कर रहा है कि जो ट्विस्ट है अगर ये इंक्रीज़ किया जाए तो द ट्विस्ट कैन अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द यान विच इन टर्न कैन इन्फ्लुएंस द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक। यान्स with a high twist tend to be stronger and more durable, and as a result they are generally more abrasion resistant than yarns with a lower twist। उसके बाद यान फ्लोटिंग लेंथ है, मैं इसको ज़रा फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि यान फ्लोटिंग लेंथ के हवाले से इसने बताया कि जो जिस यान की फ्लोटिंग लेंथ जिस वीव की ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सरफेस के ऊपर एक्सपोज होगा और वो ज़्यादा अपग्रेड होगा। तो ये बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर है और परफेक्ट आंसर है। अगर यही क्वेश्चन गूगल किया जाए तो गूगल करने के बाद गूगल आपको रिजल्ट देता है थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स या थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस आपको दिखा देता है, उसमें से आपको ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन इसको दिया है और वो उस क्वेश्चन का टू दी पॉइंट आंसर दे दिया। अब यहाँ पे कुछ नेटवर्क एरर आई, पता नहीं कौन सी एरर आई, और ये सारा जो है वो जो इसकी वर्किंग थी वो ख़त्म हो गई। इसके बाद मैंने दोबारा यही वाला क्वेश्चन जो है वो दोबारा लिखा और दोबारा इसको सॉल्व करने को कहा। तो इसने दोबारा से वही वाला क्वेश्चन नई वर्डिंग के साथ लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक क्वेश्चन को चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए मल्टीपल स्टूडेंट्स हल करते हैं तो हर स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से उसका आंसर भी डिफरेंट होगा और वो होगा भी टू दी पॉइंट, यानी वर्डिंग डिफरेंट होगी लेकिन आंसर टू दी पॉइंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी की पूरी क्लास भी चैट जीपीटी 4 की मदद से क्वेश्चन हल करती है तो चूंकि वर्डिंग डिफरेंट होगी तो टीचर के लिए ये पकड़ना मुश्किल हो जाएगा कि ये एक दूसरे से कॉपी किया गया है या फिर ये स्टूडेंट ने खुद से लिखा है। अब उसके बाद अब ये जो दूसरी अटैम्प्ट में मैंने सेम क्वेश्चन को फीड किया है और इससे आंसर मांगा है, तो उसमें आप देख लें कि ये सारा वर्डिंग चेंज करके यान के ट्विस्ट और यान की फ्लोटिंग जो लेंथ है उसका इन्फ्लुएंस फैब्रिक की एवरेज रेजिस्टेंस के ऊपर देख रहा है। अब इसके बाद ये सारा क्वेश्चन आप वीडियो रोक के यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर कॉपी किया कि एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ सरफेस डैमेज ऑफ द फैब्रिक एज अ रिजल्ट ऑफ वियर ड्यू टू अब्रेजन। कि फैब्रिक की जब अब्रेजन होती है तो उसके नतीजे में फैब्रिक की सरफेस के ऊपर किस तरह की जो डैमेजेस हैं, किस तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये देखें, इसने पिलिंग, फजिंग, अब्रेजन और स्कफिंग, मुख्तलिफ तरह के जो सरफेस इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से जो फैब्रिक है वो रफ़ हो जाता है, वो बड़ी खूबसूरती से और बड़ी टू दी पॉइंट और फेडिंग वगैरह इसके बड़े टू दी पॉइंट आंसर दे रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5-5 नंबर के मैंने क्वेश्चन बनाए थे और उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन था कि डिस्कस हाउ यू कैन कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल थिकनेस ऑफ अ फैब्रिक बाई एज्यूमिंग अ यूनिट सेल। यानी यहाँ पे हम फैब्रिक के मॉडल पढ़ाते हैं और उस मॉडल का जो यूनिट सेल है उसको एज्यूम करते हुए उसकी जो फैब्रिक की मिनिमम या मैक्सिमम थिकनेस है वो कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें 50% इसका आंसर जो है वो करेक्ट है, जिसमें इसने बताया है कि यान के डायामीटर के ज़रिए से आप फैब्रिक की जो मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस है उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ जोल है इसके आंसर में, लेकिन इतना भी जोल नहीं है कि इसके ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाए। किसी न किसी हद तक आंसर इसका ठीक दिया है इसने। उसके बाद
अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ फाइबर कॉम्पैक्टनेस, हाउ फाइबर कॉम्पैक्टनेस इन द यार्न स्ट्रक्चर कैन बी डिटर्मिन्ड, कि जो यार्न के स्ट्रक्चर में जो कॉम्पैक्टनेस है फाइबर की वो कैसे आप मेजर कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देखें कि ये इसने मुख्तलिफ तरीके बता दिए हैं कि यार्न के अंदर फाइबर की जो कॉम्पैक्टनेस है वो आप कैसे मेजर कर सकते हैं। यहाँ भी इसने कुछ मेथड बताए हैं, एयर फ्लो मेथड बताया है, कैपेसिटेंस मेथड बताया है, ऑप्टिकल मेथड बताया है, लेकिन जो क्लास में मैंने पढ़ाया था उसमें इसमें मैथमेटिकल फार्मूला था कि फ़ाइबर यार्न के अंदर फ़ाइबर की जो कॉम्पैक्टनेस है वो कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द यार्न और उसमें एयर का प्रोपोर्शन और फिर जो फाइबर है उसका प्रोपोर्शन, उसका फार्मूला वो भी था। तो चूंकि वो इसमें नहीं है तो इस तरह के छोटे छोटे जो आंसर में इस तरह के देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आंसर इसकी तरफ से दिया जाता है वो तकरीबन परफेक्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था एक्सप्लेन हाउ फाइबर ओरिएंटेशन इन द नॉन वोवन इज़ डिफरेंट वन नॉन वोवन वेब इज़ प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट वेब फॉर्मेशन टेक्निक, के जो नॉन वोवन वेब्स बनाई जाती हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाएगी जो नॉन वोवन वेब्स हैं उनमें जो फाइबर ओरिएंटेशन है वो कैसे डिफरेंट होती है। तो इसका भी देखें कितना टू दी पॉइंट इसने आंसर दिया है। अब इसमें यहाँ पे पहले बता रहा है कि फ़ाइबर ओरिएंटेशन होती क्या है, उसकी अहमियत क्या है, यानी कि उसको बड़े तरीके से आर्टिकुलेट कर रहा है। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि डिफरेंट जो वेब फॉर्मेशन टेक्निक्स हैं उसमें फ़ाइबर की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगी। और इसको थोड़ा सा अगर मैं फॉरवर्ड करूँ तो ये कार्डिंग के ज़रिए से, स्पन बॉन्डिंग के ज़रिए से, मेल्ट ब्लोइंग के ज़रिए से, नीडल पंचिंग के ज़रिए से, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से बनने वाली जो वेब है उसमें फ़ाइबर की जो ओरिएंटेशन है वो बता रहा है। और ये आंसर भी इसका तकरीबन ठीक है, जिसमें ये बता रहा है कि कार्डिंग के ज़रिए से बनने वाली वेब भी यूनि डायरेक्शनल होगी और जो स्पन बॉन्डिंग के ज़रिए से बनने वाली है वो भी डायरेक्शनल, उसकी यूनि डायरेक्शनल होगी। और जो मेल्ट बलून है वो थोड़ी सी रैंडम होगी। अब एयर बलून जो है जो परफेक्ट रैंडम होती है उसका इसने जिक्र नहीं किया। इसी तरीके से जो नीडल पंचिंग है वो बेसिकली वेब को कंसोलिडेट करने की टेक्निक है, तो उसका भी इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरह की छोटे छोटे झोल हैं, छोटे छोटी कमियां हैं जो इसके आंसर में हो सकती हैं। इसके वरना इसका जो आंसर है वो तकरीबन 100% ठीक है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन था कि डिस्कस हाउ वेब बॉन्डिंग टेक्निक्स कैन कंट्रोल स्टिफनेस ऑफ द प्रोड्यूस्ड वेब, कि जो आप नॉन वोवन वेब बनाते हैं, जो डिफरेंट वेब बॉन्डिंग टेक्निक्स हैं उनका इसकी जो स्टिफनेस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे अब ये बताएगा कि जो मुख्तलिफ वेब बॉन्डिंग की टेक्निक्स हैं उनको इसने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक मैकेनिकल बॉन्डिंग और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। ये भी इसकी आगे डिटेल में है। तो लेकिन ये वाला जो आंसर है मैकेनिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में डिवाइड करके फिर उसका आंसर दिया, तो इसको भी 100% गलत नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये तकरीबन 90% ये आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद मेरा जो फाइनल क्वेश्चन था जिसमें कि मैंने एक सिनारियो दिया था कि भाई आप R&D मैनेजर के तौर पे किसी यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके सामने एक केस आता है कि आपने मिनिमम ट्विस्ट लेवल के ऊपर मैक्सिमम कंफर्ट लेनी है, ऐसा धागा बनाना है। तो उसके लिए आप फाइबर सिलेक्शन स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी। तो अब ये यहाँ पे फाइबर सिलेक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा है। मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ भी इसने बड़ा टू दी पॉइंट जवाब दिया। अब ये देखें, मिनिमम ट्विस्ट रखने के लिए फाइबर लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसने सबसे पहले ये बताया कि लॉन्गर फाइबर आपने यूज़ करना है ताकि ट्विस्ट मिनिमम रख सकें। फिर फाइबर की जो फाइननेस है उसके बारे में डिस्कशन की इसने। फिर फाइबर मैच्योरिटी के बारे में बताया और यहाँ पे इसने फाइबर यूनिफॉर्मिटी के फाइबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका यूनिफॉर्म होना कितना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बता के उसने इसको डिस्कस किया कि फ़ाइबर मिनिमम ट्विस्ट लेवल और मैक्सिमम जो कंफर्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे ली जा सकती हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेरा पार्ट ये था जिसका मैंने दोबारा यहाँ पे फुल कॉपी किया कि अगर आपके पास लिमिटेशन हो कि सिर्फ पाकिस्तानी कॉटन अवेलेबल है, फिर आपने मिनिमम ट्विस्ट लेवल रख के मैक्स कॉटन की जो बनने वाली क्लोथिंग है उसकी कंफर्ट प्रॉपर्टीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है, तो क्या स्ट्रेटजी होगी। तो इसका भी इसने अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश की है। ऑल दो कि इस आंसर में थोड़ा बहुत जो है वो कमियां हैं। मिसाल के तौर पे इसने कॉटन फाइबर को कहा कि ये पाकिस्तानी कॉटन को कहा कि ये लॉन्गर फाइबर है, हालांकि कॉटन फाइबर एज़ कम्पेयर टू अदर कॉटन जो है वो शॉर्टर फाइबर होता है। और इसमें इसको मिनिमम ट्विस्ट लेवल पे रखने के लिए हम कॉमिंग का प्रोसेस कर सकते हैं जिससे फाइबर जो है शॉर्ट फाइबर रिमूव हो जाते हैं। तो इसका इसने जिक्र नहीं किया। तो इस तरह के छोटे छोटे जोल हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी कमियाँ तो इसके अंदर हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट है। अब ये 40 नंबर का पेपर था
अब इसमें जो थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, उसके बावजूद ये तकरीबन 34-35 मार्क्स इससे लिए जा सकते हैं। तो अब इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि पहले ये जो कोरोना के दिनों में ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का एक चल पड़ा था कि अगर कोई मसला है या कोई किसी वजह से फ़िज़िकल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जा सकते तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कि जिस तरीके से वर्डिंग चेंज कर करके हर स्टूडेंट को आंसर देने की इसकी अहलियत है, तो इसका मतलब ये है कि अनसुपरवाइज्ड ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन अब हेल्ड नहीं हो सकेगी। इसी तरीके से जो होमवर्क दिया जाता है, जो कि असाइनमेंट्स की शक्ल में स्टूडेंट्स को होमवर्क दे दिया जाता है, तो वो असाइनमेंट्स भी बजाय इसके कि उसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट एफ़र्ट करे और उसमें टाइम लगाए, लेकिन यहाँ पे वही असाइनमेंट का टॉपिक अगर यहाँ पे चैट जीपीटी को दिया जाता है और वो इसका परफेक्ट आंसर अगर आप यहाँ से आपको मिल जाता है, तो इससे स्टूडेंट की जो एफ़र्ट है लर्न करने की वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपने ओरल एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करना हो तो उसको कंडक्ट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करते हुए बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में बैठे होते हैं, एक स्टूडेंट कैमरे के सामने होता है जिसको टीचर देख रहा होता है, और टीचर की तरफ से क्वेश्चन सुनते ही जो बाकी स्टूडेंट हैं वो गूगल के ऊपर क्वेश्चन लिख के स्टूडेंट के सामने कर देते हैं। तो वहाँ पे फिर भी टीचर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उसका जो स्क्रीन को देख के पढ़ना समझना और क्वेश्चन को तो उसमें टीचर को कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन ये अगर इस तरीके से चैट जीपीटी 4 का आंसर आपके सामने हो और उसको देख के आप रिप्लाई कर रहे हो, तो टीचर की तरफ से ओरल एग्ज़ाम में पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चैट जीपीटी 4 का फ़ायदा भी बहुत है, टीचर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अपना लेक्चर प्रिपेयर करते हुए, अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हुए। लेकिन इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन ऑन होम असाइनमेंट के हवाले से, ये बहरहाल तशवीशनाक हैं। आगे आगे देखते हैं कि चैट जीपीटी 4 कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं एकेडेमिया में जो आने वाली हैं, उससे कैसे निपटा जा सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब